हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं आरपीएन शर्मा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम कर रहे थे एमसीक्यूज कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट के, जिसमें हमने 38 एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 39 से। 39th एमसीक्यू है बार चार्ट इज ग्रान फार। जो बार चार्ट है ग्रान होता है फार। जैसे कि फिर से बार चार्ट हम बना देते हैं। यहाँ पे बार चार्ट है, ये है टाइम वर्सेस जॉब आर एक्टिविटी आर टास्क का चार्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच करता है। फर्स्ट है टाइम वर्सेस एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम वर्सेस एक्टिविटी ही हमें चाहिए, तो हम बात करते हैं इसकी आंसर की। तो सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्लीस्ट मेथड यूज्ड फॉर प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स वाज। जो अर्लीस्ट मेथड यूज होता था प्लानिंग के लिए, प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए, वो कौन सा मेथड यूज होता था? सबसे पहले जो मेथड यूज होता था वो बार चार्ट, और इसको हम गैंट चार्ट भी बोलते थे। दूसरा जो उसके बाद उसकी जो हम बोल सकते हैं इंप्रूवमेंट आई, वो माइलस्टोन चार्ट आया। फिर उसके बाद हमारे पास सीपीएम और पर्ट आए, जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें बार चार्ट जो है वो अर्लीस्ट मेथड है जो हम यूज करते थे एज ए प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पर्ट रिक्वायर्स सिंगल टाइम एस्टिमेट, डबल टाइम एस्टिमेट, ट्रिपल टाइम एस्टिमेट एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें से अगर हम बात करें, हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में ही देखा कि जो पर्ट है वो ट्रिपल टाइम एस्टिमेट के लिए यूज किया जाता है पर्ट, और सिंगल टाइम के लिए सीपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंस्ट्रक्शन वर्क द कंट्रोलिंग फंक्शन एम्स एट। कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर हम बात करें कंट्रोलिंग फंक्शन मतलब कंट्रोल करना, वो क्या होता है? तो इसमें से ऑप्शन देखेंगे हमें समझ आ जाएगा। फर्स्ट है कीपिंग ए वॉच ओवर द फिजिकल प्रोग्रेस ऑफ ईच एक्टिविटी ऑफ वर्क। ठीक है, कंट्रोलिंग तो ये होता है कि पूरे जो एक्टिविटीज हैं उन पे ध्यान देना, फिजिकल प्रोग्रेस पे ध्यान देना। दूसरा ऑप्शन है कंट्रोलिंग द एक्सपेंडिचर ऑन ईच आइटम ऑफ वर्क। जो एक्सपेंडिचर हमें लग रहा है हर एक आइटम ऑफ वर्क पे, वो हमें ध्यान देना, वो भी कंट्रोलिंग में आ जाता है। कंट्रोलिंग द यूज ऑफ मशीन्स है मशीन्स और मटेरियल का यूज को कंट्रोल करना। ठीक है, तो इसमें से जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, सो हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो ऑप्शन डी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैश डैश बिलोंग्स टू इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। कौन सी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में आ जाती है? ठीक है, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास केमिकल प्लांट्स जो है इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्री टेंडर स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स। प्री टेंडर स्टेज होता है टेंडर से पहले की स्टेज। टेंडर अभी हमने फ्लोट नहीं करवाया है, अभी बिडिंग नहीं हुई है, बिड डॉक्यूमेंट हमने नहीं निकाला है, तो प्री टेंडर से पहले हमें क्या क्या करना होता है? अब देखो, प्री टेंडर अगर टेंडर निकालना है किसी चीज का, तो हमें पहले साइट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। साइट हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, और लैंड हमारे पास होनी चाहिए, हमारे नाम पे होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिजाइन होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने के बाद ही हम क्या कर पाएंगे, टेंडर नोटिस निकाल पाएंगे। तो मतलब टेंडर से पहले क्या क्या चीजें होती हैं? सिलेक्शन ऑफ साइट, एक्विजिशन ऑफ लैंड, फाइनलाइजेशन ऑफ डिजाइन्स। ठीक है, सो ऑप्शन इसमें डी जो है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सीपीएम द कॉस्ट स्लोप इज डिटरमाइंड बाय। कॉस्ट स्लोप को हम डिटरमाइन करते हैं किससे, कौन से फार्मूले से? ठीक है, ये यहाँ पे फार्मूला दिए हैं, वो हमने देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करें कास्ट स्लोप की। जो कास्ट स्लोप का फार्मूला रहता है हमारे पास, वो रहता है क्रैश कॉस्ट
माइनस नॉर्मल कास्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो देख लेते हैं एक बार कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ये। क्रैश कास्ट माइनस नॉर्मल कास्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है F.W. Taylor introduced a system of organization known as, इसमें आंसर आएगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। F.W. टेलर ने हमारे पास इंट्रोड्यूस किया था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन किसने इंट्रोड्यूस किया था? F.W. टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डमी एक्टिविटी इन ए नेटवर्क। अब डमी एक्टिविटी की बात करें, जो हमने पिछले वाले वीडियोस में भी देखा हुआ है डमी एक्टिविटी क्या होता है, तो फिर से मैं यहां पे डायग्राम बना देता हूं। ये हमारे पास इवेंट 1 है, ये इवेंट 2 है, ये इवेंट 3 है। ठीक है, तो यहां तक पहुंचने के लिए एक तो ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, लेकिन यहाँ पे ये रास्ता अटैच नहीं है, यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक आर्टिफिशियल एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं डमी एक्टिविटी, जो ना तो कोई रिसोर्स को कंज्यूम करती है ना तो किसी टाइम को कंज्यूम करती है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। इट रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉटेड लाइन। ठीक है, ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होती है डमी एक्टिविटी, ये भी ठीक है। इज एन आर्टिफिशियल एक्टिविटी, आर्टिफिशियल एक्टिविटी होती है जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक सीक्वेंस को पूरा करने के लिए, एक लॉजिकल सीक्वेंस को बनाने के लिए। एंड डू नॉट कंज्यूम टाइम एंड रिसोर्सेस, ये भी ठीक है, रिसोर्स और टाइम इसको यूज नहीं होता। ठीक है, सो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल एक्टिविटी स्लैक इज इक्वल टू। टोटल एक्टिविटी का स्लैक वो किसके बराबर होता है? ठीक है, तो जो स्लैक होता है, अगर हम बात करें स्लैक की, स्लैक होता है TL माइनस टी के बराबर, यानी इसको हम लेट स्टार्ट टाइम माइनस अर्ली स्टार्ट टाइम भी बोल सकते हैं, लेट फिनिश टाइम माइनस अर्ली फिनिश टाइम भी बोल सकते हैं, लेटेस्ट अलाउएबल इवेंट अकरेंस टाइम माइनस अर्ली फिनिश टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अब हम देख लेते हैं। ए है वन फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी इज 0। जब जो फ्लोट है एक्टिविटी का 0 है उसे हम क्रिटिकल पाथ बोलते हैं, ये ठीक है। CPM technique is useful to minimize the direct and indirect expenses. Direct and indirect expenses हम minimize कर सकते हैं CPM से, ये भी ठीक है। Critical path of a network represents the minimum time required for completion of the project. ठीक है, ये भी ठीक है कि मिनिमम कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा हमारे पास एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जो भी मेथड है वो हम उससे वही निकालते हैं, CPM हो चाहे पार्ट हो, उससे मिनिमम टाइम ही निकालते हैं कितना लगेगा हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। ठीक है, सो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट इज नोन एज। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम रिसोर्स रिक्वायरमेंट निकालते हैं, कितने रिसोर्स हमारे पास लगेंगे एक प्रोजेक्ट को करने के लिए, उसे हम बोलते हैं रिसोर्स एग्रीगेशन। ठीक है, रिसोर्स एग्रीगेशन इज डिफाइंड एज द कैलकुलेशन ऑफ द रिसोर्सेस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्टिविटी रिक्वायर्स
एक्टिविटी को क्या रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि ये इवेंट है, ये एक्टिविटी है और ये भी इवेंट है, ये इवेंट ये एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए टाइम भी चाहिए प्लस रिसोर्सेस भी चाहिए। ठीक है, टाइम और रिसोर्सेस कौन से ऑप्शन में है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे हमारे पास ऑप्शन बी में रिसोर्सेज भी है, लेकिन खाली रिसोर्सेज से हमारा काम नहीं चलेगा, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है ए कंस्ट्रक्शन टीम इंक्लूड्स, कंस्ट्रक्शन टीम में कौन कौन आता है हमारे पास, एक ओनर आता है, एक इंजीनियर आता है, आर्किटेक्ट आता है। ठीक है, मान लेते हैं अगर आपको ओनर के बारे में नहीं भी पता तो इंजीनियर और आर्किटेक्ट तो कंस्ट्रक्शन टीम में आएगा ही। ठीक है, तो अगर दो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है तो तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट ही होगा, तो आपका जो इसमें आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ ही ये कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट के जो क्वेश्चंस हैं 52 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। इसमें आपको कहीं पे भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।